हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं राम बाबू सर विज्ञान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अपना 8th क्लास का जो टॉपिक जो चल रहा है 8वां कोशिकांग या कोशिका, उसकी संरचना एवं प्रकार है। इसके बारे में मैंने कोशिका के बारे में, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के बारे में आप लोगों को कल बताया कि कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इसकी सबसे पहले खोज रॉबर्ट हॉके द्वारा 1665 में की गई, मृत कोशिका के रूप में, कास्ट रूप में की गई। उसके बाद में इसकी जीवित कोशिका के रूप में जो खोज की गई वो ल्यूवेनहॉक के द्वारा 1674 में की गई। इसके बाद में जो अगला टॉपिक शुरू कराने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट, वो है कोशिका के भाग। कोशिका के जो मुख्य भाग होते हैं उनमें कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका द्रव्य होता है और केंद्रक होता है। माना जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये कोई एक कोशिका है, इस कोशिका में इसके ऊपर का जो भाग है ये क्या है, कोशिका झिल्ली हो गई। कोशिका द्रव्य और केंद्रक, केंद्रक इसके मध्य भाग में पाया जाता है, ये हो गया इसका केंद्रक। और इनके बीच में तरल पदार्थ भरा हुआ होता है जो होता है कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य में विभिन्न कोशिकांग उपस्थित होते हैं। बात आती है कोशिका झिल्ली की, और जो कोशिका झिल्ली जो होती है ये पादप कोशिकाओं में तो उपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली, यदि पादप कोशिका की बात की जाए तो पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में ये कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। बात आती है केंद्रक की। केंद्रक के बारे में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। इन्होंने बताया कि किसी भी कोशिका के अंतर्गत जब उसका वर्गीकरण किया गया तो उस वर्गीकरण के दौरान उन्होंने देखा कि कोशिका में एक बिंदुनुमा रचना पाई जाती है, बिल्कुल मध्य भाग में, सेंटर भाग में। उसको केंद्रक कहा, और केंद्रक होता है न्यूक्लियोलस, यानी कि इसके बीच का भाग, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियो केंद्रक के बीच में एक बिंदुनुमा रचना होती है, इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये न्यूक्लियोलस जो होता है इसके ऊपर ठीक इसी के बीच में धागेनुमा प्रवर्त पाए जाते हैं जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहलाते हैं। क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहलाते हैं। इनमें कोशिका में मुख्य रूप से कोशिका के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको केंद्रक झिल्ली कहा जाता है, केंद्रक आवरण कहा जाता है। केंद्रक का आवरण केंद्रक झिल्ली के द्वारा होता है, पूरे केंद्रक के ऊपर एक झिल्ली बनी हुई होती है, उसको केंद्रक आवरण कहते हैं। ये झिल्ली जो होती है सरंध्र होती है। सरंध्र का मतलब होता है छोटे छोटे छिद्र, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं इस झिल्ली में, तो ये सरंध्र पाई जाती है। इसी में केंद्रक के बीच में बिल्कुल धागेनुमा प्रवर्त पाए जाते हैं जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहलाते हैं। ये क्रोमोसोम या गुणसूत्र जो होते हैं ये जीन संवर्धन की इकाई होते हैं, यानी कि ये जीन संवर्धन की इकाई माने जाते हैं। जेनेटिक्स रूप से ये माता पिता के लक्षणों को डीएनए के साथ, माता पिता के लक्षणों को डीएनए के साथ ले जाकर के संतति पीढ़ी में समाहित करते हैं, और माता पिता के कायिक दैहिक लक्षण संतति के दौरान देखे जाते हैं। इन्हीं में बात आती है कोशिका के अंगकों की। कोशिका के अंगकों में हम विभिन्न प्रकार के अंगक पढ़ते हैं, जिन अंगकों में अंतर्द्रव्य जालिका, अंतर्द्रव्य जालिका ये दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। ये दोनों जो होती है ये एक प्रोटीन का संश्लेषण करती है, प्रोटीन, और ये वसा हुआ लिपिड का करती है। ये कोशिका के अंगक में। दूसरे अंगक की यदि हम बात करें तो अंतर्द्रव्य जालिका के बाद में आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। इसमें दोहरी झिल्ली युक्त ये कोशिकांग होता है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है ये। और
इसमें ऊर्जा संचित की जाती है, संचित करने का कार्य करता है। किसके रूप में करता है? ये एटीपी के रूप में। एटीपी क्या है? ऊर्जा की इकाई या ऊर्जा की मुद्रा या ऊर्जा का सिक्का। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा जो अंग है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसको कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। ये धौरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है और इसमें ऊर्जा का संचित करने का एक कार्य करता है। ऊर्जा को संचित करता है ये एटीपी के रूप में। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसके माध्यम से कोशिका में एनर्जी मिलती है और इसी एटीपी इकाई को ऊर्जा की इकाई या ऊर्जा की मुद्रा या ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। कोशिकाओं में जो अगले अंग की बात करते हैं, तो तीसरा जो अंग आता है उनमें आता है राइबोसोम। थर्ड है राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है इसमें 70S व 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। उसके अलावा ये प्रोटीन संश्लेषण करने का कार्य करता है। चौथा जो अंग का आता है वो आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम ये जो होता है ये पाचक एंजाइम को सक्रिय करता है, पाचक एंजाइमों को सक्रिय करता है। उसके अलावा ये लाइसोसोम जो होता है ये अंतर्द्रव्य जालिका के साथ मिलकर लीवर जो होता है उसमें दवा व विष इनका क्या करता है? ये निराविषीकरण करता है, निराविषीकरण करता है। उसके अलावा लाइसोसोम जो होता है पाचक एंजाइम को सक्रिय करता है, लेकिन कभी कभार ये क्या करता है कि पाचक एंजाइम इतने सक्रिय हो जाते हैं कि पूरी कोशिका का ही क्या कर जाता है? भक्षण कर जाता है। कोशिका का ही ये भक्षण कर जाता है। इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग के नाम से, आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो ये लाइसोसोम का कार्य होता है कि लाइसोसोम जो होता है पाचक एंजाइमों को सक्रिय करने का कार्य करता है अंतर्द्रव्य जालिका के साथ मिलकर के। इनके बाद में अगला जो है वो होता है, अगला अंग आता है प्लेस्टिड। प्लेस्टिड प्लेस्टिड के कारण, प्लेस्टिड जो होता है इसके कारण है ना पादपों का रंग, पादपों में विभिन्न प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। यानी कि कोई हरा है, कोई पीला है, कोई गुलाबी है, इस तरीके के विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं। इन्हीं पादपों में विशेष प्रकार क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। प्लेस्टिडों के अंतर्गत प्लेस्टिड क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, जिसके कारण पादप कैसे होते हैं? पादप हरे होते हैं। और इसी के कारण क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया देखने को मिलती है, जिसके दौरान ये क्या करते हैं? पादप भोजन बनाते हैं। पादप क्या करते हैं? भोजन बनाने का कार्य करते हैं। प्लेस्टिडों में मुख्य प्रकार के विभिन्न रंजक दिखाई देते हैं, जिसके कारण पादपों के विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। ये प्लेस्टिड जो होते हैं ये विभिन्न प्रकार के रंगों को प्रेरित करने का कार्य करते हैं। मुख्य रूप से पादपों में क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पाया जाता है, जिसके कारण पादपों की पत्तियों का या पादपों का रंग हरा होता है और हरे होने के कारण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके कारण ये पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने का कार्य करते हैं, जिससे पादपों में एनर्जी मिलती है और पादप लंबे समय तक अपना जीवन यापन करते हैं। बात आती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्लेस्टिड के बाद में ये तो हो गए अंगक, इनके बाद में कोशिका के बारे में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्रो यानी कि पूर्व में, कैरियोट्स कोशिकाएं यानी कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, यानी जो केंद्रक है ये
इसमें ये केंद्रक झिल्ली नहीं होती, यानी सुसंगठित केंद्रक नहीं था, सुसंगठित केंद्रक नहीं था, इनमें सुसंगठित केंद्रक नहीं था, इसलिए ये ऐसे बने प्राकृतिक, यानी ऐसी कोशिकाएं जिन कोशिकाओं में केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है उनको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। और ऐसे जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली के बिना केंद्रक पदार्थ बना, ऐसे जीव कहलाते हैं प्रोकैरियोट्स। दूसरा आता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक ठीक इसके विपरीत चलता है, इनमें ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति में होता है, यानी केंद्रक झिल्ली के रूप में पूर्ण रूप में केंद्रक सुसंगठित रूप से दिखाई देता है। तो इनमें केंद्रक सुसंगठित रूप में दिखाई दिया, इसलिए इनको यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं, और ऐसे जीव यूकैरियोट्स कहलाते हैं। इनके बाद में ये तो हो गए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इनके बाद में आती है इनका तुलनात्मक अंतर। यदि हम देखें पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में तुलनात्मक अंतर की बात करें तो तुलनात्मक अंतरों में हम लोग देखते हैं कि अंतरों में पहला है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली पादपों में और जंतुओं में, पादप और जंतु। इनमें अगर कोशिका झिल्ली की हम बात करें तो अंतर के रूप में कोशिका झिल्ली पादप कोशिकाओं में क्या होती है, उपस्थित होती है, और ये कैसी होती है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, अर्थात अनुपस्थित होती है। दूसरा अंतर आता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति यहां पर उपस्थित होती है पादपों में और यहां अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित, और कुछ में उपस्थित भी होती है, अनुपस्थित व कुछ में उपस्थित। तीसरा है केंद्रक। केंद्रक दोनों में उपस्थित होता है, केंद्रक जो होता है यहां पे भी उपस्थित और यहां पे भी कैसा होता है, उपस्थित होता है। चौथा है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य दोनों में उपस्थित होते हैं। पांचवा है हरित लवक। हरित लवक पादपों में उपस्थित होता है, यहां अनुपस्थित होता है, यहां अनुपस्थित होता है। और उसके बाद में आता है एट लास्ट प्लेस्टिड। प्लेस्टिड, प्लेस्टिड जो होता है ये दोनों में उपस्थित होता है, यहां पादपों में उपस्थित और यहां अनुपस्थित। डियर स्टूडेंट, ये पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं में अंतर होते हैं। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। यहां से आगे का अगला चैप्टर हम कल कराएंगे। घर में रहें, सुरक्षित रहें और घर पर बैठ करके अध्ययन करें। धन्यवाद।